बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 211 मुलाहिज़ा फरमाएं। अब तुम्हारी कोई शक्ति काम नहीं आएगी। ओहो, गुम्बा की आंखों की सुर्खी कुछ और गहरी हो गई। उसने नजरें मेरे चेहरे पर जमा दी। मैं भी उसकी आंखों में झांकने लगा। मेरे दिमाग को एक झटका लगा, लेकिन मैं फौरन ही संभल गया और पलक झपके बगैर उसकी आंखों में झांकता रहा। गुम्बा खड़े खड़े लड़खड़ा गया, लेकिन वो फौरन ही संभल गया। बूम्बा, वो दाड़ा, इसे बाहर लेकर चलो। मैं इसे बताऊंगा कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है और मैं क्या कर सकता हूँ। तुम कुछ भी नहीं कर सकते गुम्बा। तुम जिंदगी भर हमें अपना कैदी बनाकर नहीं रख सकते। मैंने कहा, मैं ये रोग पालूंगा ही नहीं, लेकिन तुम लोगों को इस तरह गायब कर दिया जाएगा कि दुनिया में तुम्हारा नाम तक नहीं रहेगा। गुम्बा ने जवाब दिया और बूम्बा को इशारा कर दिया। बूम्बा ने मेरे बाजू पर गिरफ्त जमा दी। हम मुख्तलिफ सुरंगों से होते हुए गार से बाहर एक खुली जगह पर आ गए। बाहर का मंजर देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। चारों तरफ से अमूदी चट्टानों में घिरे हुए एक छोटे से मैदान में थोड़े थोड़े फासले पर 3 झोंपड़े बने हुए थे। 3-4 जगहों पर मछलियां जल रही थी। एक तरफ दुखते हुए कोयलों का ढेर था। उसके दाएं बाएं लकड़ियों के स्टैंड थे, जिन पर लोहे का एक मोटा सरिया रखा हुआ था और लोहे के सरिये पर पहाड़ी बकरा या ऐसा ही कोई जानवर टंगा हुआ था, जो नीचे दुखते हुए कोयलों पर रोस्ट हो रहा था। एक नांगधड़ंग औरत थोड़ी थोड़ी देर बाद उस सरिये को घुमा देती ताकि बकरे का गोश्त चारों तरफ से बराबर रोस्ट हो सके। एक दूसरी औरत किसी और काम में मसरूफ थी। उन दोनों का ताल्लुक तारांग कबीले ही से था और उनके हसीन होने में भी कोई शुबा नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले गार में गोम्बा ने एक बार फिर मुझ पर अपनी शक्ति आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सका था और मुझे अंदाजा लगाने में देर न लगी कि वो हिप्नोटिज्म का माहिर था। उसने हिप्नोटिज्म ही से इन लोगों के ज़हन मुसख्खर कर रखे थे और कबीले के सीधे साधे लोग इसको इसकी पुरस्रार शक्ति समझ बैठे थे और गोम्बा इसी पुरस्रार कुव्वत के बलबूते पर वो कुत्तों की तरह उसके पैर चाटने पर मजबूर थे। बैठ जाओ। गोम्बा ने एक स्टूल की तरफ इशारा किया और खुद भी दूसरे स्टूल पर बैठ गया। मैं एक बात तुम पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मुझसे ताउन करोगे तो फायदे में रहोगे, और ये बात ज़हन नशीन कर लो कि यहाँ ना तो कोई तुम्हारी मदद को आएगा और ना ही तुम यहाँ से फरार हो सकते हो। अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं सच चुगलवाना भी जानता हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। उसने ये कहते हुए मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। चंद में खामोशी रही और फिर गोम्बा ने बातों ही बातों में अपने बारे में जो इंकिशाफ किया वो बहुत ही सनसनीखेज था। वो काठमांडू का रहने वाला था। बदमाशी और गुंडागर्दी के हवाले से शहर के बाद इलाकों में उसकी बड़ी धाक बैठी हुई थी। वो हिप्नोटिज्म का भी माहिर था। वो जराइम और दादागिरी में अपने इस इल्म से भी फायदा उठा रहा था। 5 साल पहले उसका एक मुखालिफ गिरोह से तसादुम हो गया। उस तसादुम में गोम्बा के हाथों 3 आदमी मारे गए। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो भाग निकला। कुछ अरसा वो शहर के नवा में वाक़े बुद्धों की एक छोटी सी बस्ती में रोपोश रहा और जब उसे यकीन हो गया कि अब शहर का रुख करना खतरे से खाली नहीं, तो वो धूल गरी की तरफ फरार हो गया और पहाड़ों में वाक़े छोटी छोटी बस्तियों में भटकता हुआ इस तरफ आ निकला। तारांग कबीले की ये बस्ती उसके लिए हर लिहाज से महफूज थी। शहर की तहजीब से कतई नाशना ये सीधे साधे लोग बड़ी पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। इन्होंने गोम्बा को मेहमान अजीम समझकर बना दी। गोम्बा कुछ अरसे तक कबीले की मुख्तलिफ बस्तियों में घूमता रहा, फिर गारों वाली इस बस्ती को मुस्तकिल ठिकाने के तौर पर मुंतखब कर लिया और अपनी हिप्नोटिज्म की कुव्वत से इन पर असरअंदाज होने लगा। सबसे पहले उसने बूम्बा को अपने काबू में किया। ध्योग अहमद बूम्बा बस्ती का सबसे ताकतवर आदमी समझा जाता था। इसके पास 3 औरतें थी और इसने तीनों को गोम्बा की खिदमत में पेश कर दिया। गोम्बा आहिस्ता आहिस्ता हाथ पैर फैलाता गया। इसने हिप्नोटिज्म के जरिए कई लोगों को अपना मती बना लिया, लेकिन बस्ती के बहुत से लोग ज़हनी तौर पर मजबूत थे। वो इसके दाव में नहीं आए। कुछ लोग गोम्बा को बस्ती से निकालना चाहते थे, लेकिन बहुत से लोग इसके हल्के में भी शामिल हो चुके थे। इसे जबरदस्ती बस्ती से निकालने की कोशिश की जाती तो हंगामा होता, कत्लो गारत होती। ताम गोम्बा पर यह पाबंदी लगा दी कि वो पहले की तरह आज़ादी से कबीले की बस्तियों में नहीं घूमेगा। गारों वाली बस्ती में वो हर पूनम पूरे चांद की रात इस कार में आता जहाँ दूसरे लोग भी जमा हो जाते और रात भर इखलाक से घिरी हुई हरकत का मुजाहरा किया जाता। गोम्बा ने उनके ज़हनों में ये बात बिठा दी थी कि यही असल जिंदगी है। ये लोग किसी धर्म या इखलाकियात के पाबंद नहीं थे, इसलिए गोम्बा इन्हें भटकाने में कामयाब हो गया। मैं यहाँ बड़े सुकून की जिंदगी गुजार रहा था। गोम्बा मेरी तरफ देखते हुए कह रहा था, तुम देख चुके हो कि ये लोग किस तरह कुत्तों की तरह मेरे पैर चाटते हैं, लेकिन तरीदेव ने यहाँ आकर मेरे मन में खलचल मचा दी। मैं समझा नहीं। मैंने उलझी हुई नजरों से गोम्बा को देखा। तरीदेव भी काठमांडू का रहने वाला है और मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। उसका शुमार भी इन लोगों में होता है जिन्होंने कई साल पहले काठमांडू में मुनशियात को मुतारफ कराया था। इससे पहले इस मुल्क के लोग ऐसी चीजों को नहीं जानते थे, गोम्बा ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, मैं यहाँ तरीदेव को देखकर बहुत हैरान हुआ था। मेरा ख्याल था कि शायद वो भी पुलिस से बचने के लिए भागा है और पनाह की तलाश में भटकता हुआ इस तरफ आ निकला है, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में जो कहानी सुनाई वो बड़ी दिलचस्प थी। 500 किलो हेरोइन। वो एक बार फिर खामोश हो गया। एन उजीला में एक झोंपड़े की दूसरी तरफ कोई पत्थर लुढ़कने की आवाज सुनाई दी। हम दोनों ने चौंक कर उस तरफ देखा। गोम्बा के चेहरे पर उलझन के तासरात उभर आए। वो टार्च उठाकर उसकी रोशनी में चारों तरफ देखने लगा।
उसी वक्त मुझे भी पहली मर्तबा उस जगह को गौर से देखने का मौका मिला। यहाँ शायद किसी कदीम इमारत के खंडरात थे, कुछ ऊंची शिकस्ता दीवारें थी, कहीं कहीं कोई टूटा हुआ सतून भी नजर आ रहा था, शायद कुछ जानवर था। गोंपा सीधा होकर बैठ गया। बहरहाल तरीदेव ने मुझे तुम्हारे बारे में भी बता दिया था, तुम वाकई बहुत बहादुर आदमी हो। किसी शेर के मुंह से नवाला छीन लेना आसान नहीं होता, लेकिन तुमने वाकई बड़ी हिम्मत का सबूत दिया। 500 किलो हिरवन के लिए तो मैं अपनी ये राजधानी छोड़ने पर भी तैयार हो गया। तरीदेव ने मुझे 50-50 का लालच दिया था, लेकिन मुझे उसकी ये शर्त पसंद नहीं आई। तरीदेव से एक दिन पहले योगिंदर नाथ नाम का एक और आदमी भी तुम्हारी तलाश में यहाँ आ चुका था, उसे तरीदेव ने खत्म कर दिया। बकौल तुम्हारे तुम अपनी यादाश्त खो चुके हो। तरीदेव तुमसे कुछ मालूम करने में कामयाब नहीं हो सका। मेरे कहने पर तुम्हारी साथी बिमला को उठा लिया क्या? मेरा ख्याल था कि वो जबान खोल देगी और बूंबा भी उससे अपने मन की आशा पूरी कर लेगा, लेकिन वो बड़ी सख्त जान हुई। बूंबा ने तो अपनी आशा पूरी कर ली, लेकिन हिरवन के हवाले से उसने एक लफ्ज भी जबान से नहीं निकाला। अब तुम बताओगे कि वो हिरवन कहाँ है? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, मैंने जवाब दिया। मैं अभी तक अंधेरे में उस तरफ देख रहा था जहाँ से पत्थर लुढ़कने की आवाज सुनाई दी, और फिर मैंने एक लम्हे के लिए 2 चट्टानों के दरमियान एक केवले को मुअल्लक देखा, लेकिन दूसरी लम्हे गोंपा की आवाज ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। तो फिर मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। वो राल से भरी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, बूबा 2 मरतबा तुम्हारे हाथों पिट चुका है, लेकिन वो इतना कमजोर और बुज़दिल नहीं कि तीसरी मरतबा भी पिट जाए। ये जान लो कि बूंबा तुम्हारे जिस्म का रेशा रेशा अलग कर देगा। तुम समझते क्यों नहीं? मैं तकरीबन चीख उठा। जब मैं कुछ जानता ही नहीं तो तशद्दुद का भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं खामोश होकर गोंपा के चेहरे को देखने लगा, जहां दरिंदगी और बर्बरियत के सिवा कुछ नहीं था। बिमला की मसकशुदा लाश मेरी आंखों के सामने घूम गई, जो गोंपा और बूंबा की बर्बरियत का वाज़ेह सबूत थी। लेकिन मैंने भी तय कर लिया था कि ख्वाह कुछ भी हो जाए, अपनी जबान नहीं खोलूंगा। तुमने इस दुनिया में बहुत ऐश कर लिए, गोंपा ने कहा। अब तुम्हारी जिंदगी के आखिरी लम्हात आन पहुंचे हैं। मैं तुम्हारे जिस्म का रेशा रेशा अलग कर दूंगा, लेकिन तुम्हें उस वक्त तक मरने नहीं दूंगा जब तक तुम जबान नहीं खोलोगे। अगर मैं ये कहूँ कि मैं कुछ जानता हूँ तो, मैंने कहा, तुम मुझे हर वो बात बताओगे जो मैं जानना चाहता हूँ। गोंपा की आंखें चमक उठी, और मैं ये भी बता देना जरूरी समझता हूँ कि मैं बूंबा को भी मायूस नहीं करना चाहता। उसने खामोश होकर बूंबा को इशारा किया। सर्दी की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में सराइत कर गई। मैं समझ गया कि गोंबा मुझे भी किसी हालत में माफ नहीं करेगा। वो सच उगलवाने के लिए वाकई मेरे जिस्म का रेशा रेशा अलग कर देगा। बूंबा 2 मरतबा मुझसे पीट चुका था, वो मेरा लिहाज नहीं कर सकता था। देवकामत वैशी बूंबा ने चमड़े के एक फीते से मेरी दोनों कलाइयां इस कदर मजबूती से बांध दी कि चमड़े का फीता मुझे गोश्त में पैवुस सोता हुआ महसूस होने लगा। और फिर उसने मेरा सर पकड़कर गर्दन को एक तरफ मोड़ा। मुझे गर्दन की हड्डी टूटती हुई महसूस होने लगी। बूंबा ने एक जोरदार झटका देकर गर्दन छोड़ दी। मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैं जोर जोर से सर झटकने लगा। मुझे अपने आप पर हैरत थी, मैं कोई मुजाहमत किए बगैर किस कदर आसानी से इनका शिकार बन गया था। वो तादाद में सिर्फ 2 थे और मैं बड़ी आसानी से इन दोनों की गर्दनें मरोड़ सकता था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सका था। बूंबा ने बड़े इत्मीनान से मेरे हाथ बांध दिए और मैं गर्दन को झटके दे रहा था। मेरे दिमाग में शदीद सनसनाहट होने लगी और शायद सोचने समझने की सारी सलाहियतें सल्ब होकर रह गई। मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ, गोंपा की आवाज सुनाई दी। हिरवन कहाँ है? मुझे कुछ याद नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कराते हुए जवाब दिया। गोंपा ने बूंबा को इशारा किया और ठीक उसी लम्हे किसी तरफ से दब की आवाज सुनाई दी। गोंपा एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसके साथ उसने न जाने कहां से इशारिया 3-8 का रिवॉल्वर निकाल लिया और टार्च उठाकर आवाज की समत तोड़ पड़ा। मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सका था कि वो आवाज कैसी थी। मैं तो बूंबा को देख रहा था जो मेरे ऊपर झुका जा रहा था। उसने मेरे एक हाथ की उंगलियां पकड़ ली और दूसरे हाथ से जमीन पर पड़ा हुआ पलास उठा लिया। मैं खौफ से कांप उठा। मुझे समझने में देर ना लगी कि वो मेरी उंगलियों के नाखून खींचना चाहता है, लेकिन यार उसी वक्त तब की एक और आवाज सुनाई दी और किसी ने जलती हुई एक मशल उठाकर एक झोंपड़े पर फेंक दी। बूंबा मुझे छोड़कर उस तरफ भागा। मेरा दिमाग बिल्कुल माऊफ हो रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक पुष्ट की तरफ से एक सरगोशी सुनाई दी। हिम्मत सिंह, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? आवाज बिलाशुबा सिम्बा की थी। मेरे दिमाग को एक झटका लगा और मैं उठकर आवाज की समत दौड़ पड़ा। अगरचे झोंपड़े में आग लग चुकी थी, लेकिन जिस तरफ से आवाज आई थी उस तरफ तारीकी थी। मैं जैसे एक टूटे हुए सतून के करीब पहुंचा, किसी ने मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे खींचता हुआ एक और गार में दाखिल हो गया। वो सिम्बा था। हम दोनों अंधों की तरह गार में ठोकरें खाते हुए बिलाखर एक खुली जगह पर निकल आए। ये भी खंडर का एक हिस्सा ही था। हमारे सामने पत्थरों की कुशादा सीढ़ियां थी। आसमान पर चमकते हुए चांद की मदम रोशनी में नीचे एक जीप खड़ी नजर आ रही थी। बैग पत्थर पर बैठकर हाँपने लगा। हम अभी खतरे से बाहर नहीं निकले। नीचे शायद तरी देव की जीप खड़ी है। अगर गोंपा या बूंबा हमसे पहले जीप तक पहुंच गए तो हमारे फरार की राहें मसदूद हो जाएंगी। सिम्बा मेरा बाजू पकड़कर सीढ़ियां उतरने लगा। हम एक जगह एक दीवार की आड़ में रुक गए। सिम्बा शीशे के एक टुकड़े से मेरी कलाइयों पर बंधा हुआ चमड़े का फीता काटने लगा। ये तरीदेव की टूटी हुई ऐनक का शीशा था। वो टूटी हुई ऐनक मैंने बिमला की लाश के हाथ में देखी थी। मुझे समझने में देर ना लगी कि गार के अंदर सिम्बा ने अपने हाथों पर बंधी हुई रस्सी किस तरह काटी होगी।
चंद सेकंड बाद हम दीवार की आड़ से निकलकर फिर नीचे उतरने लगे। आखिरी सीढ़ी से जमीन का फासला तकरीबन 8 फुट था और वहां से 25-30 फुट आगे जीप खड़ी थी। सिम्बा सीढ़ी से नीचे कूद गया। मैं छलांग लगाने की बजाय पथरीली सीढ़ी का किनारा पकड़कर लटक गया। इससे पहले कि मैं हाथ छोड़ता फजा धमाके की आवाज से गूंज उठी। दाईं तरफ बुलंदी से आने वाली गोली मेरे बिल्कुल करीब पत्थर पर लगी। पत्थर का एक टुकड़ा उड़कर मेरी गर्दन पर लगा और उसी वक्त मैंने नीचे छलांग लगा दी। सिम्बा मुझे बाजू से पकड़कर खींचता हुआ दीवार के साथ चिपक गया। दाईं तरफ चट्टान पर खड़ा हुआ गोंपा साफ नजर आ रहा था। वो रिवॉल्वर से जीप पर फायरिंग कर रहा था। पहले जीप की विंडशील्ड टूटी और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। जीप का एक टायर गोली की जद में आकर फट गया। उस धमाके के फौरन ही बाद गोंपा भी चट्टान पर से गायब हो गया। सिम्बा, तुम उस तरफ से जाओ, मैं इस तरफ से जाता हूँ। इन्हें घेरने की कोशिश करो। अगर ये दोनों यहाँ से निकल गए तो बस्ती वालों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, मैंने कहा। सिम्बा ने फौरन ही एक तरफ दौड़ लगा दी और मैं भी दौड़ता हुआ एक चट्टान पर चढ़ गया और कुछ देर बाद उस तरफ निकल आया। घास फूस का वो झोंपड़ा जलकर राख हो चुका था। तमाम कहीं कहीं से अब भी शोले उठ रहे थे। दूसरे झोंपड़े फासले पर होने की वजह से आग की जद में आने से महफूज थे। वो दोनों नंग धड़ंग औरतें एक झोंपड़े की दूसरी तरफ चट्टान के करीब बैठी हुई थी। शोलों की मदम सी रोशनी में उनके चेहरों पर खौफ और वहशत के तासरात साफ नजर आ रहे थे। बैग पत्थर की आड़ में खड़ा कुछ देर इधर उधर देखता रहा, फिर आगे बढ़ना ही चाहता था कि ठीठक कर रुक गया। उन औरतों के करीब ही चट्टान की एक दरार से गोंपा बरामद हुआ। वो इंसान नहीं, रीछ ही लग रहा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर था और शोलों की रोशनी में उसका चेहरा भयानक लग रहा था। उसने चीख कर उन औरतों से कुछ कहा और वो दोनों उस दरार में घुस गई। गोंपा को देखकर मेरे दिमाग में धमाका हुआ। बिमला की मशकशुदा लाश मेरी नजरों के सामने घूम गई और मुझे यूं लगा जैसे मेरे सीने में लावा खोलने लगा हो। मेरी कनपटियां सुलग उठी। मेरे आवाज बहाल हो रहे थे। बेबसी और बेचारगी की वो कैफियत खत्म हो गई थी जो कुछ देर पहले तक मेरे ऊपर तारी थी और जिसने मुझे बकरी के बच्चे की तरह बुज़दिल बना रखा था। मैं पत्थर की आड़ से निकलकर चट्टान के किनारे पर आ गया। दुनिया का वो गलीज तरीन आदमी गोंपा रीछ ही की तरह चलता हुआ उस तरफ जा रहा था जहां वो जीप खड़ी थी। उसने फायरिंग से जीप को अगर ये नाकारा बना दिया था, लेकिन उसका ख्याल था कि शायद हम फिर भी जीप की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और वो हमारा रास्ता रोकने के लिए उस तरफ जा रहा था। मैं तकरीबन 10 फुट की बुलंदी पर था। गोंपा रीछ की तरह दौड़ता हुआ जैसे ही मेरी जद में आया, मैंने फेफड़ों की पूरी कुव्वत से दाड़ते हुए उस पर छलांग लगा दी। गोंपा मेरी दाड़ सुनकर ही गड़बड़ा गया था। इससे पहले कि वो संभलता, मैं उसके ऊपर पहुंच चुका था। मेरे दोनों पैर उसके कंधों पर पड़े। वो चीखता हुआ मुंह के बल आगे को गिरा तो मैं भी था, लेकिन चूंकि मैंने अल खुद छलांग लगाई थी इसलिए मुझे संभलने में 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगा। गोंपा की सूरत मुख्तलिफ थी। वो मुंह के बल गिरा था, उसे चंद मामूली चोटें भी आई थी। वैसे भी वो भारी भरकम आदमी था। वो फौरी तौर पर नहीं उठ सका और इस सूरत से फायदा उठाते हुए मैंने उसकी खोपड़ी पर 2-3 ठोकरें रसीद कर दी और मिलाकर वो उठ गया। रिवॉल्वर उसके हाथ में नहीं था, वो तो उसके गिरते उसके हाथ से निकल गया था। गोंपा को उठकर संभलने में 1 सेकंड लगा। मैं पूरी कुव्वत से अपनी जगह से उछला। मैं उसे फ्लाइंग किक लगाना चाहता था, लेकिन उसने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए मुझे बेदर्दी से पकड़कर उछाल दिया। मैं पैरों के बल पत्थरों पर गिरा। गोंपा ने मजीद हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा करते हुए मेरे ऊपर छलांग लगा दी। मैं बड़ी तेजी से लूढ़ लगाकर एक तरफ हट गया। अगरचे 1 लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो मैं गोश्त के उस पहाड़ के नीचे दब जाता और फिर शायद मेरा जिंदा बचना मुश्किल होता। गोंपा अपनी चौंक में मुंह के बल गिरा। उसने संभलने की कोशिश करते हुए हाथ को इस तरह हरकत दी कि वो वजनी हथौड़े की तरह मेरी गर्दन पर पड़ा और मैं बेइख्तियार करा उठा। गोंपा मुझे गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था। अपना बचाव करते हुए उसके सर के पिछले हिस्से पर 42 बार लंबी बालों की चुटिया मेरे हाथ में आ गई। मैं चुटिया को जोर से झटके देने लगा। गोंपा बुरी तरह चीख रहा था। मैं उसके ऊपर से उठ गया और चुटिया को पीछे खींचता चला गया। उसके साथ ही वो भी पीछे को झुक रहा था। मैं उसके पीछे था। उसने कोनी से मेरी पसलियों पर जरब लगाई और बड़ी फुर्ती से वो आगे को झुकता चला गया। मैं उसके ऊपर से उल्टी कलाबाजी खाता हुआ सामने गिरा। पत्थरों पर गिरने से मेरी कमर पर चोट लगी, लेकिन मैं बड़ी तेजी से उठकर खड़ा हो गया। गोंपा हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन मैंने मौका नहीं दिया और उस पर पे दर पे ठोकरें बरसाने लगा। लेकिन एक मौके पर गोंपा का दाव चल गया। उसने मुझे बाहों के हिसार में लेकर सीने के साथ बेच लिया। उस कमबख्त में बला की ताकत भरी हुई थी। मैं उसकी बाहों का हिसार तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। लगता था जैसे फौलादी शिकंजे में जकड़ा गया हूँ। वो रीछ की तरह मुझे अपने सीने के साथ दबाता रहा। मेरा सांस घुटने लगा। मैं एक बार फिर कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी बाहों का हिसार नहीं तोड़ सका। मेरे दोनों बाजू पहलुओं में झूल गए। मैं अपने आप को बिल्कुल बेबस और बेदम सा महसूस कर रहा था। मेरे ज़हन में एक बात यह भी थी कि अगर ये सूरत कुछ देर और बरकरार रही तो मेरी जिंदगी का खात्मा यकीनी था। गोंपा ने मुझे एक जोरदार झटका दिया। मेरे मुंह से कराह निकल गई, लेकिन उसके साथ ही मुझे एक मौका मिल गया। मैंने दोनों हाथ उठाकर हथेलियों से उसकी दोनों कनपटियों पर जोरदार जरब लगाई। ये जरब अगरचे गोंपा की बर्दाश्त के मुकाबले में ज्यादा जोरदार नहीं थी, लेकिन नतीजा खातरनाक। ये जरब अगरचे गोंपा की बर्दाश्त के मुकाबले में ज्यादा जोरदार नहीं थी, लेकिन नतीजा खातरख्वाह निकला। मैंने बिला वक़फ़ एक और वार किया। इस मरतबा गोंपा करा उठा।
और मेरी तीसरी ज़रब पर मेरी पुश्त पर उसके हाथों की गिरफ्त ढीली हो गई। मैंने एक झटके से अपने आप को उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराया, 2-3 कदम पीछे हटकर एकदम हवा में उछला और उसकी खोपड़ी पर जोरदार किक जमा दी। वो चीखता हुआ ढेर हो गया। उसके साथ ही मैं भी सीने पर हाथ रखे झुकता चला गया। मुझे सीने पर अब भी शदीद दबाव महसूस हो रहा था और सांस घुट रहा था। गोम्पा जमीन पर पड़ा हुआ था। उसे हरकत करते देखकर मैं समझ गया। मेरा ख्याल था वो मुझ पर हमला करेगा, लेकिन उसने एक तरफ दौड़ लगा दी तो मैं उछल पड़ा। गोम्पा अगरचे खासा भारी भरकम था, लेकिन वो तेजी से दौड़ता हुआ उस तराड़ में घुस गया जहां वो दोनों औरतें गायब हो चुकी थी। मैंने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी। मेरा ख्याल था कि अगर वो एक मरतबा निगाहों से ओझल हो गया तो रात के वक्त इन चट्टानों और गारों में उसे तलाश करना मुश्किल होगा। वो दराड़ खासी तवील थी और उसकी दूसरी तरफ वो छोटा मैदान था जहाँ जीप खड़ी थी। उस तरफ सिम्बा और बूम्बा एक दूसरे से गुथम गुथा थे। वो दोनों औरतें भी एक दूसरे का हाथ पकड़े चीखती हुई एक तरफ दौड़ी जा रही थी। गुम्बा अपने आप को बचाकर भागना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कोई उसे मौका नहीं दे सकता था। वो बिमला का कातिल था। मासूम और बेगुनाह बिमला को जिस तरह मौत के घाट उतारा गया था, वो ऐसी बात नहीं थी कि उसे आसानी से फरामोश कर दिया जाता और उसके कातिलों को माफ कर दिया जाता। गुम्बा मुझसे चंद कदम आगे था। मैं दौड़ते हुए हवा में उछला और उसके ऊपर जा गिरा। वो लड़खड़ाकर मुंह के बल गिरा। मैं उसकी पुश्त पर सवार हो गया और उसकी चुटिया पकड़कर जोर जोर से झटके देते हुए उसका चेहरा पत्थरों से टकराने लगा। वो बुरी तरह चीख रहा था। उसने मुझे एक तरफ गिराया और उठकर एक बार फिर एक तरफ को भाग निकला, लेकिन इस मर्तबा भी मैंने उसे चंद कदम से ज्यादा दूर नहीं जाने दिया और मैंने उसे ठोकरों पर रख दिया। खून में तर उसका चेहरा पहले से ज्यादा भयानक था। वो हर ठोकर पर बिलबिला उठा, लेकिन मुझे उस पर जरा भी रहम नहीं आया। ऐसे बेरहम और सफाक लोग किसी रहम और हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं होते। बिमला की लाश रह रहकर मेरी आंखों के सामने घूम रही थी और मेरा जुनून बढ़ता जा रहा था। मैं पे दर पे उस पे ठोकरें बरसाता रहा। अचानक किसी ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे पीछे खींच लिया। मैं तेजी से घूम गया। मेरा हाथ भी उठ गया, लेकिन सिम्बा की सूरत देखकर मेरा हाथ मशीनी अंदाज में रुक गया। सिम्बा मुझे खींचता हुआ चंद गज दूर ले गया। अगर ये खत्म हो गया तो हम बस्ती वालों पर किस तरह साबित करेंगे कि बिमला को इन लोगों ने कत्ल किया है। सिम्बा ने कहा, इन्हें माफ नहीं किया जाएगा, इन्हें बस्ती वाले सजा देंगे। मैं बड़ी मुश्किल से अपने जुनून पर काबू पा सका। मैंने गुम्बा की तरफ देखा। वो अधमुआ सा पड़ा करा रहा था। उससे चंद गज के फासले पर बूम्बा भी पत्थरों पर पड़ा करा रहा था। सिम्बा उन औरतों को भी तलाश करके ले आए और फिर हम बूम्बा और गुम्बा को भी ठोकरें मारते हुए झोंपड़ों की तरफ ले आए। एक झोंपड़ा तो जलकर राख हो चुका था। कहीं कोयले दुख रहे थे और कहीं कहीं से धुआं उठ रहा था। सिम्बा ने तिब्बती जबान में उन औरतों से कुछ कहा और वो एक झोंपड़े में घुस गई। सिम्बा ने मुझे वहीं रुकने को कहा और खुद चट्टानों में एक तंग से रास्ते पर गायब हो गया। सिम्बा की वापसी तकरीबन 15 मिनट बाद हुई। उसने कंधे पर बिमला की लाश उठा रखी थी, जिसे उसने एक झोंपड़े के सामने पत्थरों पर लिटा दिया। मैं करीब पहुंचकर घुटनों के बल बैठ गया और बिमला की लाश को देखने लगा। मेरे दिल पर गुस्सा सा लगा। लाश को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस पर किस कदर तशद्दुद किया गया था। सिम्बा ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और मुझे वहां से उठाकर दूर ले गया। इन दोनों आदमियों की लाशें हम इस गार में छोड़े जा रहे हैं, उसने कहा। बिमला की लाश को देखकर बस्ती के लोग इनके खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे और मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। सुबह तक हम बस्ती में पहुंच जाएंगे। ये जगह बस्ती से कितनी दूर है? मैंने पूछा। हम तो कल सारा दिन और परसों रात भर बिमला को तलाश करते रहे थे। इस तरफ तो हम नहीं आए थे। इन पहाड़ों में ऐसी बेशुमार जगह हैं जहां पूरा कबीला छुप सकता है। वैसे ये जगह बस्ती से तकरीबन 10 मील दूर है। इसने पता नहीं कहां कहां अय्याशी के अड्डे बना रखे हैं, सिम्बा ने कहा। उसने उन दोनों औरतों को भी झोंपड़े से बाहर बुला लिया। वो दोनों झोंपड़े में रखे हुए लिबास पहन चुकी थी, लेकिन लिबास के बावजूद वो बराना थी। मुझे गुम्बा का रिवाल्वर भी मिल गया, जो मैंने सिम्बा के हवाले कर दिया। बिमला की लाश को उठाते हुए मेरी नजरें गुम्बा की तरफ उठ गई। मेरे दिमाग को जबरदस्त झटका लगा। मेरा दिमाग झुनझुना उठा। मैं एकदम सीधा हो गया और गुम्बा की खोपड़ी पर जोरदार ठोकर दे मारी। वो चीखता हुआ एक तरफ उलट गया। तुम्हारी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तुमने दोबारा ऐसी कोशिश की तो मैं भेजा निकाल दूंगा तुम्हारी खोपड़ी का। मैं उसे पसलियों पर एक और ठोकर मारते हुए घुर्राया। सिम्बा ने भी उसे 2-4 ठोकरें रसीद कर दी और फिर उन दोनों को रिवाल्वर की जद पर लेकर एक तरफ खड़े हो जाने का हुक्म दिया। चंद मिनट बाद हमारा ये मुख्तसर सा काफिला पहाड़ों में तंग से रास्तों पर चलने लगा। सबसे आगे गुम्बा और बूम्बा थे, उनके पीछे दोनों औरतें और आखिर में मैं और सिम्बा चल रहे थे। बिमला की लाश कभी सिम्बा उठा लेता और कभी मैं। पहाड़ों में 10 मील का फासला खासा तवील साबित हुआ। जब हम बस्ती में पहुंचे तो सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। बिमला की लाश मैदान में एक दरख्त के नीचे रख दी गई और फिर देखते ही देखते बस्ती के लोग गारों से निकल कर हमारे गिर्द जमा होने लगे। सिम्बा चीख चीख कर बस्ती वालों को गुम्बा और बूम्बा के करतूतों के बारे में बताने लगा। गुम्बा और बूम्बा पर हमला करने वालों में गुम्बा के वो चेले भी शामिल थे जो उसके पैर चाटा करते थे, लेकिन बिमला की लाश देखकर वो इसके शहर से आजाद हो गए। मैं और सिम्बा कोशिश के बावजूद गुम्बा और बूम्बा को बस्ती वालों के उताब से नहीं बचा सके। कुछ ही देर बाद उन दोनों की नुची हुई लाशें मैदान में पड़ी हुई थी और फिर कुछ लोग वो लाशें भी उठाकर ले गए। उसके तकरीबन 1 घंटे बाद हम मुखिया की उस बस्ती की तरफ रवाना हो गए जहां हादसे के बाद हमें लाया गया था।
कार वाली बस्ती के बहुत से लोग हमारे साथ थे। बिमला की लाश को एक खुद साख्ता स्ट्रेचर पर डाल दिया गया। हम दोपहर के बाद उस बस्ती में पहुंचे थे। बस्ती के सारे लोग जमा हो गए। थयूब और दूसरी औरतें बिमला की लाश के करीब बैठकर बयान करने लगी और फिर शाम से जरा पहले दरिया के किनारे बिमला की चिता को नजर आतिश कर दिया गया। उसके बाद भी मैं 3 दिन उस बस्ती में रहा। एक रोज दोपहर के वक्त अचानक मुझे नीलगिरी वाली माला का ख्याल आ गया। वो माला ना ही मेरे गले में थी और ना ही इन गुजरे हुए दिनों के दौरान में बिमला ने उसका कोई जिक्र किया था। अचानक ही मुझे एक और ख्याल आया। मैंने सिम्बा से पूछा, दरिया के किनारे ढुलान पर जहां मैं बेहोश हुआ था वहां से मुझे कौन उठा कर लाया था? मैं था और 3-4 आदमी और थे। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? सिम्बा ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। मेरे गले में एक माला थी स्याह पत्थरों की। मैंने कहा। मेरा हाथ बेइख्तियार गले पर पहुंच गया। मैंने स्याह पत्थरों की कोई माला कबीले के किसी आदमी के पास नहीं देखी। सिम्बा ने कहा, अगर किसी ने तुम्हारे गले से वो माला उतारी होती तो किसी न किसी के पास जरूर नजर आ जाती। लेकिन क्या वो माला बहुत कीमती थी? तुम उसके लिए खासे परेशान नजर आ रहे हो। हाँ, वो माला मेरे लिए वाकई बहुत कीमती है। इतनी कीमती कि अगर वो मेरे पास मौजूद होती तो शायद बिमला की जान ना जाती। उसे तलाश करना जरूरी है। मैंने कहा। सिम्बा उलझी हुई नजरों से मुझे देखने लगा जैसे ये बात उसकी समझ में ना आई हो। वो जगह यहाँ से कितनी दूर है जहाँ से मुझे बेहोशी की हालत में उठाकर लाया गया था? उस तरफ तकरीबन 1 मील का फासला है। सिम्बा ने एक तरफ इशारा किया। चलो, मैं वो जगह देखना चाहता हूँ। मैं उठकर खड़ा हो गया। मैं और सिम्बा बस्ती से निकलकर दरिया की तरफ आ गए और फिर किनारे के साथ साथ पत्थरों पर चलने लगे। 1 मील का वो फासला तय करने में तकरीबन 1 घंटा लग गया। बिलाखिर हम एक जगह पर रुक गए। वहां एक तरफ नशेब में दरिया था। उस जगह दरिया का पार्ट ज्यादा चौड़ा नहीं था, लेकिन गहराई बहुत ज्यादा थी। पानी का बहाव बहुत तेज था। दूसरी तरफ अमूदी ढुलान थी जो तकरीबन 400 फुट ऊपर तक चली गई थी। बिमला ने बताया था कि तुम्हारी कार वहां से ढुलान पर लुढ़कती हुई उस जगह दरिया में गिरी थी। सिम्बा ने एक तरफ इशारा करते हुए बताया, हमने तुम्हारी कार तलाश करने की कोशिश की, लेकिन तुम देख रहे हो कि यहाँ गहराई कितनी ज्यादा और पानी की रफ्तार कितनी तेज है। तेज रफ्तार पानी को कार बहाकर कहीं से कहीं ले गया होगा। मैं दरिया की तरफ देखने लगा। पानी तूफानी रफ्तार से नशेब की तरफ बह रहा था। इतने तेज बहाव में तो कोई चट्टान भी नहीं रुक सकती थी। कार तो न जाने कहाँ गायब हो गई होगी। और वो जगह कौन सी है जहां मैं बेहोश पड़ा था? मैंने पूछा। उस तरफ। वहां सिम्बा ने बुलंदी की तरफ इशारा किया। हम बड़े बड़े पत्थरों पर फलांगते हुए ऊपर चढ़ने लगे और फिर मैं ठिठक कर रुक गया। एक जगह पत्थरों में कार का एक पहिया पड़ा था। मुझे समझने में देर ना लगी कि ऊपर से पत्थरों पर लुढ़कते हुए ये पहिया अलग हो गया था। मैंने वो पहिया उठाकर दरिया की तरफ उछाल दिया और सिम्बा के साथ फिर ऊपर चढ़ने लगा। तुम यहाँ बेहोश पड़े हुए थे और देखो वो शायद तुम्हारा जूता है। सिम्बा ने एक तरफ इशारा किया। मैं तेजी से आगे बढ़ गया। वो मेरा ही सीधे पैर का जूता था। बस्ती में जब मुझे होश आया तो उस वक्त मुझे एहसास नहीं था कि मेरे पैर में कोई जूता था या नहीं, लेकिन अब मेरी यादाश्त बहाल हो चुकी थी और मैंने अपना ये जूता पहचान लिया था जिसे मैं उलट पलट कर देख रहा था। सिम्बा ने बताया, मेरे दूसरे पैर का जूता भी बस्ती के किसी झोंपड़े में मौजूद है। मैं मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगा। यहाँ पत्थरों में छोटी छोटी झाड़ियां भी बकसरत थी। अगर वो माला खुलकर मेरे गले से यहाँ गिरी गई थी तो उसे तलाश करना ऐसा ही था जैसे बुश में सुई तलाश करने की कोशिश की जाए। लेकिन मुझे मायूसी नहीं हुई। तकरीबन आधे घंटे की तलाश और जुस्तजू के बाद मैं दाईं तरफ मुड़ा ही था कि मेरी आंखों पर चमक सी पड़ी। मैं ठिठक कर रुक गया और उस तरफ देखने लगा और फिर मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। स्याह पत्थरों की वो माला झाड़ियों में पड़ी थी और धूप में उसका मरकजी पत्थर चमक रहा था। उसी चमक ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। मैंने वो माला उठाई तो एक लम्हे को यूं महसूस हुआ जैसे मेरे पूरे जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ गई हो और फिर मुझे अपने आप में एक नई तवानाई महसूस होने लगी। सिम्बा भी मेरे करीब आ गया। मैं इस वक्त माला को उलट पलट कर देख रहा था। अब ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि माला मेरे गले से क्यों निकली थी। उसका एक हुक खुल गया था। मैंने माला गले में डालकर हुक बंद कर लिया और मुस्कुरा कर सिम्बा की तरफ देखने लगा। अच्छा हुआ तुम्हारी गुमशुदा चीज मिल गई। अगर ना मिलती तो तुमसे ज्यादा शायद मुझे इसका अफसोस रहता। सिम्बा ने कहा, क्या यह माला वाकई बहुत कीमती है? हाँ, इतनी कीमती कि तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, मैंने जवाब दिया और हम दोनों पत्थरों पर नशेब की तरफ उतरने लगे। एक जगह मैंने मुड़कर ऊपर देखा। मुझे हैरत हो रही थी कि इतनी बुलंदी से लुढ़कने के बाद मैं जिंदा कैसे बच गया था। दरिया के पास पहुंचकर मैं एक बार फिर रुक गया और दरिया के बहाव के साथ साथ काफी दूर तक चलता रहा। पानी बहुत तेज रफ्तार और बहुत गहरा था। मेरी कार का कहीं नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा था। तेज रफ्तार पानी न जाने उसे कहां से कहां ले गया होगा। कार में रखी हुई 500 किलो हीरोइन प्लास्टिक के थैलों में थी और वो थैले वाटरप्रूफ नहीं थे। हीरोइन जाया हो गई होगी। सिम्बा के साथ वापस आते हुए मैं सोच रहा था कि काठमांडू में नागपार या चांगली के साथ मेरा ये पहला बाकायदा तसादुम था जिसमें उन्हें बड़ी जबरदस्त चोट लगी थी। 500 किलो हीरोइन या उसकी मालियत 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी और इंटरनेशनल मार्केट में तो उसकी कीमत कहीं और भी ज्यादा रही होगी। लेकिन उसके लिए मुझे भी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी थी। बिमला बहुत मासूम और भोली भाली लड़की थी। मेरे इश्क में उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा रखी थी और बिलाकर अपनी जान तक लुटा दी।
मैं 3 दिन मजीद तारांग कबीले की उस बस्ती में रहा। बस्ती के लोगों ने मेरी खिदमत और दिल जोई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये वाकई बहुत सीधे साधे लोग थे। इनकी बदकिस्मती थी कि गुम्पा जैसा बदमाश इनके बीच में आ गया था और वो अपने शोबदों से कबीले के चंद लोगों को बहकाने में कामयाब हो गया था। लेकिन अब इन्हें गुम्पा जैसे शैतान से भी निजात मिल चुकी थी। वो अपनी हवस की वजह से मारा गया था। तरीदेव से मुलाकात के बाद उसकी बातें सुनकर गुम्पा के दिल में लालच पैदा ना होता तो शायद उसका ये सिलसिला चलता रहता। लेकिन बहरहाल बातिल को एक दिन खत्म तो होना ही था और वो खत्म हो गया। माला मिल जाने के बाद मैं अपने आप को बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस करने लगा। उस रोज शाम को वेद ने मेरे सर के जख्म का मुआयना करने के बाद मुझे बिल्कुल तंदुरुस्त करार दे दिया था। हालांकि सुबह जब मैं सिम्बा के साथ दरिया की तरफ जा रहा था तो मेरे जख्म में शदीद तकलीफ थी। चलते हुए अपने पैरों की हल्की सी दमक से यूं लगता था जैसे दिमाग में धमाके हो रहे हों। सर पर चोट लगने के बाद से मैं आराम से तो नहीं बैठ सका था। वेद भी बार बार तशवीश का इजहार करता रहा था और मुझे मुकम्मल आराम करने का मशवरा देता रहा था। लेकिन मैं तो एक दिन भी आराम से नहीं बैठ सका था। आज सुबह भी मेरा ख्याल था कि इस जख्म की वजह से शायद मुझे कई रोज तक इस बस्ती में रहना पड़ेगा। दरिया की तरफ जाते हुए भी मैं सर में तकलीफ महसूस कर रहा था। लेकिन नीलगिरी की वो माला मिल जाने के बाद मैं अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करने लगा था। लगता था जैसे मेरे अंदर एक नई तवानाई पैदा हो गई हो। वाला कलम मुझे जिंदगी की हरारत दिला रहा था। उसी रोज शाम को वेद जी ने मेरे सर की पट्टी खोलकर जख्म का मुआयना किया तो वो हैरत ज़दा सा रह गया। उसने जख्म की जगह को टटोल कर और दबा कर भी देखा लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। और फिर वेद जी ने ऐलान कर दिया कि मुझे अब कोई तकलीफ नहीं रही, मेरा जख्म बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैं उससे अगले दिन बस्ती से रुखसत हो जाना चाहता था लेकिन मुखिया ने मुझे रोक लिया। मुखिया के कहने के मुताबिक मैंने उनके कबीले को एक शैतान से निजात दिलाई थी और वो मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए एक जश्न का एहतमाम करना चाहते थे और उसके लिए कबीले की तमाम बस्तियों को इतला दे दी गई थी। थारांग कबीले की कुल आबादी 2-2.5 हजार नफूस से ज्यादा नहीं थी जो छोटी छोटी टुकड़ियों की सूरत में इन पहाड़ियों में बिखरे हुए थे। हर बस्ती दूसरी से 5-10 मील के फासले पर थी। रास्ते नायत खतरनाक और दुश्वार थे लेकिन उसके बावजूद तमाम बस्तियों के लोग एक दूसरे से राब्ते में रहते थे। तीसरे दिन सुबह ही लोग इस बस्ती में जमा होना शुरू हो गए। दरिया की समत मैदान में लोग जमा हो रहे थे। शाम तक वहां बेले का सा समा पैदा हो चुका था। शाम का अंधेरा फैलने के बाद मैदान में लातादाद मशलें रोशन हो गई और फिर चांद भी तलू हो गया। उसके साथ ही मुखिया ने जश्न शुरू होने का ऐलान कर दिया। ये जंगजू कबीला नहीं था लेकिन वो अपना दिफा करना जानते थे। आपस की जोर आजमाई गोया उनकी गुट्टी में शामिल थी। औरतों के उसूल के लिए उनमें दिलचस्प मुकाबले होते रहते थे और इस वक्त भी उनमें जोर आजमाई के मुकाबले हो रहे थे। थापा 5 बीवियों का शोहर कबीले का अमीर तरीन आदमी ने दूसरी बस्ती की एक खूबसूरत लड़की के उसूल के लिए उसके मर्द को चैलेंज कर दिया। थापा के कब्जे में पहले 5 औरतें थी लेकिन शायद वो अपने घर में खूबसूरत औरतों की फौज तैयार करना चाहता था। उस लड़की का मर्द दरमियाने कद और घुटे हुए जिस्म का मालिक था जबकि थापा उसके मुकाबले में बहुत लहीम शहीम था। बज़ाहिर मुकाबले के लिए उनकी जोड़ी नहीं बनती थी लेकिन माना नामी उस शख्स ने थापा का चैलेंज कबूल कर लिया और खम ठोंक कर मैदान में उतर आया। सब लोगों का ख्याल था कि थापा जीत जाएगा लेकिन 5 मिनट में माटा ने थापा को चित कर दिया। इस तरह थापा को अपनी एक औरत से महरूम होना पड़ा और फिर 1 घंटे के अंदर अंदर थापा अपनी तमाम औरतों से महरूम हो चुका था। उसकी 5 औरतें माटा के कब्जे में जा चुकी थी। बहुत से लोग थापा के गिर जमा थे। वो उसे हमदर्दी जितला रहे थे और थापा मुंह लटकाए खामोश बैठा था। उसकी दुनिया लुट चुकी थी और वो कुछ कहने के काबिल नहीं रहा था। और फिर एक औरत मैदान में आकर चीख चीख कर कुछ कहने लगी। उसने 2 मरतबा मेरी तरफ भी इशारा किया। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा तो ये दिलचस्प इंकशाफ हुआ कि ये उन 2 औरतों में से एक थी जिन्होंने उस रोज मुझे दरिया के किनारे पर गिरने की कोशिश की थी। वो इधर उधर घूमते हुए बड़े पुरजोश अंदाज में कुछ कह रही थी। ये क्या कह रही है? मैंने करीब बैठे हुए सिम्बा से दरियाफ्त किया। ये तुम्हारे लिए दूसरी औरतों को चैलेंज कर रही है, सिम्बा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरे लिए? मेरे दिमाग में जोरदार धमाके होने लगे लेकिन मैं तो किसी की मलकियत नहीं हूँ। मुकाबले में जो औरत जीत गई तुम उसकी मलकियत बन जाओगे और फिर ये उस औरत की मर्जी है कि वो तुम्हें रिहा कर दे या अपने कब्जे में रखे, सिम्बा ने जवाब दिया। अजीब अहमकाना बात है, मैंने कहा। मेरे दिन में गुजरे हुए वाकयात उभर आए जब हमारा जहाज राजस्थान के रेगिस्तान में गिरा था और विक्रम सिंह नामी डाकू और उसके साथियों ने हमें पकड़कर नीलाम कर दिया था। गोया यहाँ भी कुछ ऐसा ही सिलसिला था लेकिन तरीकाकार मुख्तलिफ था। इस औरत का चैलेंज कबूल करते हुए एक और औरत मैदान में उतर आई और फिर उनमें मुकाबला शुरू हो गया। वो खूनख्वार बिल्लियों की तरह गुर्राती हुई एक दूसरे पर हमलावर हुई थी। मुकाबला खासा दिलचस्प था। वो दोनों मैदान में एक दूसरे को रगीद रही थी। उनके अलग से अजीबो गरीब हुर्राहटें खारिज हो रही थी। ये मुकाबला खासा दिलचस्प था और तकरीबन आधे घंटे तक जारी रहा था। जीत उसी की हुई जिसने मैदान में उतरकर दूसरों को चैलेंज किया था और फिर चंद मिनट बाद वो एक बार फिर कबीले की दूसरी औरतों को चैलेंज कर रही थी और इस मर्तबा जो औरत मैदान में उतरी उसे देखकर कबीले के सभी लोग हैरत ज़दा रह गए।
मुखी और सिम्बा समेत बाद लोग उठकर खड़े हो गए थे और बड़ी हैरत ज़्यादा सी नजरों से उसे देख रहे थे। मैं भी एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और हकीकत ये है कि सबसे ज्यादा मुझे हैरत हुई थी। मेरे दिमाग में धमाके हो रहे थे। वो नील करी थी। कबीले की आम औरतों के भेष में उसके जिस्म पर भी वैसा ही लिबास था। सर के बाल उसी तरह बेतरतीबी और बदसलीकी से कटे हुए थे। उसकी खूबसूरत आंखों में बेपनाह चमक थी। उसने मेरी तरफ देखा तो उसके होंठों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट आ गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मेरा हाथ बेइख्तियार अपने गले में पड़ी हुई माला पर पहुंच गया। मैंने उसे पहचानने में कोई गलती नहीं की थी। वो नील करी ही थी। उस रोज मायामती वाले मकान से गायब होने के बाद आज वो कबायली औरत के रूप में मेरे सामने आई थी और मैं अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा था। ये कौन है? मैंने सिम्बा से पूछा। ये सवाल गैर इरादी तौर पर मेरी जबान से निकल गया। पता नहीं, सिम्बा ने जवाब दिया। इसका हुलिया और लिबास तो हमारे कबीले की औरतों जैसा है, लेकिन ये हमारे कबीले की नहीं है। मैं अपने कबीले की तमाम बस्तियों में घूमता रहता हूँ, लेकिन इससे पहले कभी नहीं देखा। अब मुझे यकीन हो गया कि वो नील करी ही थी जो मेरी मदद के लिए यहाँ पहुंच गई थी। अचानक ही मेरे ज़हन में एक और ख्याल उभरा। कार वाले हादसे में अगर वो माला मेरे गले से ना गिरी होती तो उसके बाद नाखुशगवार वाकयात भी पेश ना आते। नीलकरी यकीनन मेरी मदद को पहुंचाती और बिमला को भी अपनी जान से हाथ ना धोने पड़ते। अपनी इस नई हरीफ को देखकर पहले मुकाबले की फातेह औरत गंदाली का चेहरा भी धुआं हो गया। अपनी उस नई हरीफ को देखकर पहले मुकाबले की फातेह औरत का चेहरा भी धुआं हो गया। बहरहाल मुकाबला शुरू हो गया। पहले गुंदाली ही ने हमला किया, लेकिन नीलकरी ने उठाकर उसे पटक दिया। वो कई फुट दूर जा गिरी। उसके मुंह से चीख निकल गई। वो उठकर दोबारा नीलकरी की तरफ लपकी। फिर लोगों ने ये दिलचस्प मंदिर देखा कि गुंदाली अपनी हरीफ को एक मर्तबा भी नहीं छू सकी थी। वो जैसी करीब पहुंची, लगता किसी गैबी कुव्वत ने उसे उठाकर पटक दिया। उसकी चीखें फजा में गूंजती रहीं। बाद लोग चीख चीख कर और तालियां बजा बजा कर नीलकरी को दाद देते रहे और बाद वहशत ज़दा सी नजरों से उसे देखते रहे। यह मुकाबला चंद मिनट से ज्यादा जारी नहीं रह सका। गुंदाली ने दोनों हाथ उठाकर अपनी शिकस्त का ऐलान कर दिया। नीलकरी ने फातिहाना अंदाज में चारों तरफ देखा, फिर वो नपे-तुले कदम उठाती हुई मेरे करीब आ गई। चंद में मेरे सामने खड़ी रही, फिर हमारे करीब से गुजरती हुई पिछली तरफ चली गई। सिम्बा और मुखिया वगैरह हैरत से उसे देख रहे थे और जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो नीलकरी अंधेरे में गायब हो चुकी थी। दूसरे दिन मैं तारांग कबीले से रवानगी के लिए तैयार था। मेरे साथ सिम्बा, थापा और एक बख्शू सारा नो के अलावा थयूब भी जाने को तैयार थी। कोई भी मुहज्जब आबादी इस बस्ती से कम 60-70 मील के फासले पर थी। रास्ते नहायत पुरपीच, कठिन और खतरनाक थे। उनका ख्याल था कि मैं अकेला कभी भी किसी बस्ती तक नहीं पहुंच सकूंगा, इसलिए ये लोग मेरे साथ जाने को तैयार हो गए। इस तरह हमारी तादाद 5 हो गई। मैं इन पहाड़ों से बिल्कुल वाकिफ नहीं था। अलबत्ता सिम्बा साल भर में एक आध मरतबा मुहज्जब बस्तियों की तरफ जाता रहता था। उसके ख्याल में वापसी के 2 रास्ते थे। एक तो ये कि हम इन पहाड़ों में तकरीबन 40 मील का सफर करके दिल्ली कोट पहुंचे। ये बस्ती पूंगा रेंज में बरिंद्रा नगर और नेशनल पार्क के दरमियान वाक़ थी। दिल्ली कोट से हम बरिंद्रा नगर का रुख करते और वहां से तकरीबन 40 मील आगे जाकर हमें वहीं हाईवे मिल जाती जो काठमांडू से इंडिया की सरहद पार की तरफ चली गई थी। आजम खान और बिमला के साथ मैं उसी तरफ से नेपाल में दाखिल हुआ था। सिम्बा के हाल में ये रास्ता मेरे लिए महफूज नहीं था। योगिंदर नाथ और तरी देव उसी तरफ से इस बस्ती तक आए थे, जबकि मेरी तलाश अब भी जारी थी और चांगली या उसके आदमियों से कहीं भी आमना सामना हो सकता था। इसलिए सिम्बा का ख्याल था कि हमें पहाड़ों में सफर करते हुए नेशनल पार्क की तरफ जाना चाहिए। वहां से नेशनल पार्क के साथ साथ सफर करते हुए हम धूलगरी की तरफ निकल सकते थे। उस तरफ धूलगरी और अनापूर्णा के पहाड़ी सिलसिले 20 से 26 हजार फुट बुलंदी तक थे। रास्ते नहायत खतरनाक थे, लेकिन ये इस लिहाज से महफूज थे कि मेरे दुश्मनों का सामना नहीं हो सकता था। हमारे पास सवारी के लिए 5 याक थे और छठे याक पर छूलदारियां और खाने पीने का सामान लाद दिया गया था। इन तैयारियों को देखकर लगता था जैसे हम किसी बहुत बड़े तवील सफर पर जा रहे हो, और बाद में साबित भी हो गया कि ये सफर वाकई बहुत तवील और थका देने वाला था। हम सुबह सवेरे बस्ती से रुखसत हुए थे। दोपहर तक रुके बगैर सफर करते रहे और बिलाखिर एक जगह पड़ाव डाल दिया। खाने के बाद 1 घंटा आराम किया और शाम का अंधेरा फैलने तक हमारा सफर जारी रहा। 5वें रोज हम धूलगरी के तकरीबन 20-22 हजार फुट बुलंदी के सिलसिला को की दूसरी तरफ दरिया के किनारे पर आबाद खोट नामी एक छोटी सी बस्ती में पहुंच गए। ये भी भूतों की बस्ती थी। इन लोगों ने हमारी खातिर मदारत में कोई कसर नहीं छोड़ी। काकोट गांव नामी ये बस्ती मस्तांग की तरफ जाने वाली शायरा से तकरीबन 70 मील के फासले पर थी और 70 मील का ये फासला तय करने में हमें 2 दिन लग गए थे और बिलाखिर हम जूम सून नामी बस्ती में पहुंच गए। ये बस्ती इसी शहरा पर वाक़े थी जो एक तरफ सरहद के करीब वाक़े मस्तांग कस्बे से होती हुई सरहद पार करके तिब्बत में दाखिल हो जाती थी और दूसरी तरफ पुखार तक चली गई थी, जहां से काठमांडू या नेपाल के बाद दूसरे शहरों का रुख किया जा सकता था। जूम सून नाम की यह बस्ती सतह समंदर से तकरीबन 24,000 फुट की बुलंदी पर वाक़े है। इसे आगे पुखारा की तरफ सफर करते हुए एक तवील दर्रे से गुजरना पड़ता है। शायरा और दरियाए गंदाकी इस दर्रे में साथ साथ चलते हैं। दर्रा नियाला कुशादा वादी की तरह मीलों दूर तक फैला हुआ है
उसकी एक तरफ धूल गरी और दूसरी तरफ अन्नपूर्णा के पहाड़ी सिलसिले वाक़ हैं। ये बर्फपोश पहाड़ी चोटियां 26,000 फुट की बुलंदी तक चली गई हैं। बाद मुकामात पर यह दर्रा इस कदर तंग हो जाता है कि उस पर किसी सुरंग का गुमा होने लगता है। जूमसूम से रवाना होने के तीसरे दिन हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां सड़क दो हिस्सों में तकसीम हो जाती थी। एक सड़क पीने की तरफ और दूसरी पुखारा की तरफ चली गई थी। हमने पुखारा की तरफ जाने वाले रास्ते का इंतखाब किया। अब हमें ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत थी। हम ऊंचे पहाड़ों से निकलकर उस इलाके में आ गए जहां छोटी छोटी बस्तियों में आबाद लोग जदीद तहजीब से किसी हद तक आशना थे। 11वें दिन हम पुखारा पहुंच गए। हमने शहर से दूर दरिया के किनारे पर एक जगह पड़ाव डाल दिया। वो रात हमने वहीं बसर की। सिम्बा तो अगले रोज वापस जाना चाहता था, जबकि मैं उन्हें काठमांडू तक ले जाना चाहता था, लेकिन वो लोग इसके लिए तैयार ना थे। अब वो वापस जाना चाहते थे। 11 दिन के सफर ने हम सबको बुरी तरह थका दिया था। मेरे लिए अब परेशानी ये थी कि मैं काठमांडू तक कैसे पहुंचूंगा। मेरे पास एक पैसा तक नहीं था। वैसे मैं सिम्बा वगैरह को कुछ ताइफ भी देना चाहता था और इसलिए मैं उसे अपने साथ काठमांडू तक ले जाना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने यहीं से वापस जाने का फैसला कर लिया। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल आया। मैं इन लोगों को वहीं छोड़कर शहर चला गया। पिछले 20-22 दिनों में मेरा हुलिया बड़ी हद तक बदल चुका था। सर के बाल बेतहाशा बढ़ चुके थे, दाढ़ी जंगलियों की तरह बढ़ी हुई थी। मैं शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर घूमता और रास्ते पूछता पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गया। मेरा हुलिया देखकर पहले तो मुझे थाने में घुसने ही नहीं दिया गया, लेकिन जब मैंने काठमांडू के बरिंद्रा का नाम लिया तो कांस्टेबल ने न सिर्फ मुझे अंदर जाने की इजाजत दे दी, बल्कि एक सब इंस्पेक्टर से भी मिला दिया और सब इंस्पेक्टर ने मुझे चीफ इंस्पेक्टर के पास पहुंचा दिया। मैंने उसे अपने बारे में तफसील से नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि मैं इंस्पेक्टर बरिंद्रा का दोस्त हूँ। तो वो मुझे नजरों में घूरने लगा। बड़ी मुश्किल से काठमांडू का वो इंस्पेक्टर बरिंद्रा से फोन पर राब्ता करने पर अमादा हुआ। तुम कहाँ हो? हम तुम्हारे लिए परेशान हैं, वो कह रहा था। पिछले दिनों पद्मी के करीब जंगल में 2 आदमी कत्ल हो गए थे और 1 मिनट मैंने उसे टोक दिया। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी तफसील मैं टेलीफोन पर नहीं बता सकता। फिलहाल एक और मसला दरपेश है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कहो क्या मसला है? उसने पूछा। मेरे साथ तारांग कबीले के कुछ लोग हैं और तारांग, उसने मेरी बात काट दी। तारांग कबीला तो सैकड़ों मील दूर ऊंचे पहाड़ों में आबाद है। तू वहाँ कैसे? मैंने कहा था ना, तफसील बाद में बताऊंगा। इस मर्तबा मैंने उसकी बात काट दी। मुझे इस वक्त जो मसला दरपेश है वो ये है कि मुझे कुछ रकम की जरूरत है, अच्छी खासी रकम। टेलीफोन चीफ को दो, मैं उससे बात करता हूँ। बरिंद्रा ने कहा। मैंने फोन का रिसीवर चीफ इंस्पेक्टर को दे दिया। वो तकरीबन 10 मिनट तक बरिंद्रा से बात करता रहा, फिर रिसीवर रखकर मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। इस मर्तबा उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी।